प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बीएड द्वितीय वर्ष पाठ्य पुस्तक शिक्षा एवं लैंगिक मुद्दे से संबंधित आज का टॉपिक रहेगा ब्रिटिश काल। आज तक आपने आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल इनके बारे में शिक्षा की स्थिति को पढ़ा और समझने की कोशिश की। आज हम ब्रिटिश काल में किस प्रकार शिक्षा का स्तर था और कैसे शिक्षा की व्यवस्था थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों पूर्व में आपने और हमने पढ़ा है कि 600 वर्ष तक लगभग हमारे देश पर विशेष रूप से मुस्लिम साम्राज्य का शासन रहा, जिस कारण से उन्हें मुस्लिम काल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 600 वर्षों तक लगभग ब्रिटिश शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा। बाहरी लोगों ने भारत में आकर के शासन किया। तो ऐसी स्थिति में जायज़ है कि भारत में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ पर इस शासन काल में लगभग 600 वर्षों तक अंग्रेजों ने भी भारत में शासन किया, जिसमें अंग्रेज सर्वप्रथम व्यापार के कारण भारत में आए थे और धीरे धीरे व्यापारिक केंद्र इतने मजबूत स्थापित कर दिए गए कि यहाँ पूर्णतया वो बस गए थे और लंबे समय तक यहाँ रहने के बाद में उन्होंने भारत को अपना ही देश समझ लिया। और इस कारण से यहाँ पर भारतीयों पर कई प्रकार के अत्याचार हुए और साथ ही साथ यहाँ पर जो जातियाँ या जो व्यापारी बाहर से आए थे उनमें प्रमुख रूप से आप जो श्यामपट्ट की तरफ ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, देख रहे हो व्यापार करने के लिए 10 जाति आई थी। डैन भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे और अंग्रेज भी आकर गए। देखिए, यहाँ पर एक रहस्यमयी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति या जिस जाति ने यहाँ भारत पर आक्रमण करने के बाद में लंबे समय तक व्यापार की दृष्टि से और भारत की संस्कृति और ऐतिहासिक परंपरा को बदलने के लिए और भारतीयों की नींव कमजोर करने के लिए अंग्रेजों का बहुत ही विशेष योगदान रहा था, जिस कारण से अंग्रेजी साम्राज्य बहुत ही लंबे समय तक रहा और अंग्रेजी कई कंपनियां यहाँ पर शासन करके गई। देखिए, उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी अंग्रेजों को देश से भगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसका अपने पिछले कई अध्यायों में जिक्र किया है। महात्मा गांधी के प्रयास से ही आज हम 1947 के बाद भारत आज़ादी की सांस ले रहा है। अब देखिए, इस बीच में अंग्रेजों द्वारा मोटे तौर पर मैं सामान्य परिचय के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि भारत में 1813 में सन 1813 में एक शिक्षा योजना का राजस्व इकट्ठा करके एक योजना बनाई गई थी, जिसमें योजना का उद्देश्य था कि भारतीयों को सिर्फ बाबू तैयार करना, यानी बाबू का कार्य करने के लिए, एलडीसी यूडीसी का कार्य करने के लिए सिर्फ बाबू वर्ग के लिए ही भारतीयों को तैयार किया जाए। अन्य कार्यों के लिए सिर्फ अन्य पदों पर अंग्रेज ही रहेंगे और भारत में अधिक से अधिक अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया जाए। जिस स्थान अर्थात भारत में जितना अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार होगा तो कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेजी शिक्षा हेतु तैयार होंगे और अंग्रेजी शिक्षा के लिए तैयार होंगे तो काम सिर्फ अंग्रेजों के लिए आएंगे, ना कि भारतीयों के लिए। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा सन 1820 यानी 7 साल के अंतराल के बाद में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय की भी स्थापना की गई, जिसमें बालिका शिक्षा का प्रचार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उसके बाद 2 घोषणा पत्र और आयोग भी थे जो शिक्षा संबंधी थे। एक था सन 1854 का वुड घोषणा पत्र, जिसके बारे में विद्यार्थी आप पूर्व में भी जानते हो और काफ़ी कुछ अपन जनरल नॉलेज की दृष्टि से रोज इसके बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद था सन 1882 का हंटर आयोग, जिसमें भी शिक्षा को लेकर के कई बातें की गई थी। आज हम ब्रिटिश काल की शिक्षा पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ किस प्रकार भारतीयों को शिक्षा देने का प्रावधान था
और कौन कौन सी जातियां भारत में आई और किन किन ने यहाँ पर शासन किया, जिससे भारत में शैक्षिक स्तर में बदलाव आया। और बात करते हम, अंग्रेजों ने भारत में 600 वर्ष तक शासन करने के बाद में ब्रिटिश शासन की स्थापना की, और यहाँ पर जिस समय ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई उसके बाद से ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का बोलबाला सबसे ज़्यादा था। जो भारत में जातियाँ विशेष रूप से आई थी वो थी डच, डैन, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज। सबसे पहले ये व्यापार की दृष्टि से यहाँ आए और यहाँ पर आने के बाद अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के बल पर, यानी अपनी बुद्धि और सूझबूझ के कारण व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, और धीरे धीरे ब्रिटिश शासन और शासक ने भारतीयों का शोषण करके उनको दमन करने का प्रयास किया। और इस काल की प्रमुख देन थी महात्मा गांधी ने इनका घोर विरोध किया, ब्रिटिश शासन का ईंट से ईंट बजाकर जवाब दिया। कहने का मतलब उनका विरोध इस प्रकार किया कि वो अंग्रेज भारत से चले जाए, लेकिन हुआ ये कि वो कई वर्षों तक यहाँ पर ही रहे। उसके बाद भारतीयों में स्त्रियों को शिक्षा पुरुषों को अधिक देना महात्मा गांधी मानते थे, लेकिन अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कोई प्रयास नहीं था। फिर भी इस समय महात्मा गांधी ने शिक्षा संबंधी कई प्रयास किए, महिलाओं को पढ़ाने के लिए, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए अंग्रेजों के सामने कई प्रकार के आंदोलन किए, और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने के लिए अंग्रेजों से आग्रह किया, तथा अंग्रेजों को भारतीय स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए तथा शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी आवाज को भी बुलंद किया था। अब देखिए, इस शिक्षा पद्धति में महात्मा गांधी का भी अतुल्य योगदान रहा था, और महात्मा गांधी हमेशा ये चाहते थे कि जिस प्रकार पुरुष शिक्षा प्राप्त करता है, ठीक महिला को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर अधिकार होना चाहिए। इसीलिए वो महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। उसके बाद आप देख रहे हो कि प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए कई प्रकार की मिशनरियों की स्थापना की, और समय समय पर उस शिक्षा के प्रचार के लिए तथा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भरकस प्रयास किए, जिससे जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा प्रचार करने के लिए राजस्व व्यय से, एक बार सरकारी व्यय, जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ 1813 में जो शिक्षा योजना लागू की थी, वो सरकारी राजस्व व्यय से एक योजना बनाई। उस योजना में अंग्रेजी ज्ञान और अंग्रेजी प्रसार और अंग्रेजी शिक्षा प्रदान कर सिर्फ भारतीयों को बाबू बनाने का कार्य करने के लिए योजना लागू की, जिससे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया गया। उनका प्रमुख उद्देश्य था कि सन 1813 में एक ऐसी योजना चलाई जिसमें भारतीयों को सिर्फ 5वीं 8वीं या मैट्रिक तक की ही शिक्षा दी जाए, जिससे वो सिर्फ अंग्रेजों के काम करने के लिए बाबू तैयार हो सके, न कि विशेष अधिकारी या किसी अन्य दर्जे का व्यक्ति तैयार हो, क्योंकि उस प्रकार की शिक्षा के लिए पाबंदियां लगाई गई थी और पाबंदी के अनुरूप ही व्यक्ति को कार्य करना होता था, इसलिए सभी को पाबंदी के अनुसार ही रहना पड़ता था। 1813 में शिक्षा योजना का उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, अंग्रेजी शिक्षा संस्कृति का प्रचार, साथ ही साथ सिर्फ बाबू वर्ग को तैयार करना। ध्यान दोगे विद्यार्थियों, कई बार क्वेश्चन आता है कि शिक्षा की कौन सी योजना या किस सन में अंग्रेजों ने अपने शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए भारतीयों के लिए एक योजना बनाई थी, जिसमें सरकारी राजस्व से व्यय करने की योजना थी कि सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिए, अंग्रेजी संस्कृति का प्रचार हो और भारतीयों को बाबू बनने तक की शिक्षा प्रदान। तो वो था 1813 की शिक्षा योजना, बाबू निर्माण योजना भी इसको कहते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के समय जिन्होंने स्त्री शिक्षा की लिए भी प्रचार करने के लिए कई प्रकार की योजना बनाई और अंग्रेजों के सामने आवाज़ भी उठाई। उस आवाज़ उठाने के पीछे उद्देश्य था कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार रोके और भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दे। उसमें प्रमुख रूप से अपने यहाँ के थे राजा राम मोहन राय,
और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि प्रमुख थे, जिन्होंने सन 1820 में विद्यार्थियों कलकत्ता में बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना वेथुवे महोदय द्वारा की गई। देखिए 1820 में इन्हीं के प्रयासों से कलकत्ता नामक शहर में बालिका विद्यालय की स्थापना की, जिनमें से इन महापुरुषों का उद्देश्य था कि बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा जाए और बालिका को किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई न हो। अगर बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करेगी तो एक समाज से दो समाज का भला होगा, और साथ ही साथ बालिका जागरूकता लाने के लिए भी कई प्रकार के इनके द्वारा प्रयास किए गए थे। तो अपन ये जान सकते हैं कि बालिका शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है, और इस अनुसार बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ आगे जो मुख्य रूप से बात कही गई थी उसमें है कि शिक्षा के साथ साथ इसके स्तर को सुधारने के लिए समय समय पर कई प्रकार के प्रयास भी किए गए, और प्रयास इस प्रकार थे कि शिक्षा के स्तर को अतिशीघ्र सुधारा जाए और शैक्षिक वातावरण की रूपरेखा को तैयार किया जाए। उसके बाद स्त्री शिक्षा हेतु 1850 में सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई कि ब्रिटिश काल में स्त्री शिक्षा को उन्नत प्रयासों के लिए निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखा गया था। देखिए उनमें से कुछ योजनाएं बनाई गई, कुछ बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। वो ये थी कि जैसे ही उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया, घोषणा पत्र सन 1854 में, विद्यार्थी श्यामपट की ओर ध्यान दोगे, वुड घोषणा पत्र था। उसकी कुछ बातें थी कि इसी के अनुरूप उनको शिक्षा दी जाए तथा शैक्षिक वातावरण को प्रभावशाली किस प्रकार बनाया जाए, उसके लिए वुड घोषणा पत्र जारी किया गया था। वो समय था सन 1854 का। इसमें क्या क्या मुख्य बातें थी, देखिए 1854 के वुड घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा में जागृति लाने का प्रयास किया गया तथा स्त्री शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। जाहिर सी बात है, प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था। भारतीयों को नैतिक और चारित्रिक उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा को आवश्यक मानते हुए अनुदान द्वारा ये घोषणा की गई कि स्त्री को कम से कम प्राथमिक शिक्षा दी जाए। अंग्रेज मानते थे अगर भारतीय स्त्रियां ज्यादा पढ़ लेगी तो हो सकता है हमारे पांव भी उखाड़ सकते हैं। तब मैरी कारपेंटर नामक अंग्रेज महिला ने विद्यालय शिक्षा के साथ साथ महाविद्यालय शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। देखिए कई बार ऐसे प्रश्न आ सकते हैं विद्यार्थियों कि ऐसी कौन सी अंग्रेजी महिला थी जिसने महिला की प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया था। उस महिला का नाम था मैरी गार्डनर। मैरी गार्डनर का उद्देश्य था कि जहां प्राथमिक विद्यालय खोले गए वहां पर महाविद्यालय भी स्थापित किए जाए। इस संबंध में प्रथम प्रशिक्षण महाविद्यालय खोला गया। उसके परिणाम स्वरूप 1854 में शिक्षा परिपत्र के समय मद्रास में विद्यालयों की संख्या 256 थी, आंकड़ा ध्यान रखोगे, और 65 बंगाल में, 288 उत्तरी प्रांतों में, और सन 1882 में बालिकाओं के लिए 2600 प्राथमिक विद्यालय और 81 यानी 81 माध्यमिक विद्यालय और 15 शिक्षण संस्थाएं, एक महाविद्यालय की स्थापना मैरी कारपेंटर द्वारा की गई। मैरी कारपेंटर एक अंग्रेजी महिला थी जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए समय समय पर उनके विकास को ध्यान में रखते हुए वुड घोषणा पत्र की शर्तों के अनुसार एक महाविद्यालय और विद्यालयों की स्थापना की। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी महिला होने के नाते भारतीय महिलाओं के बारे में भी उन्होंने काफी कुछ सोचा। उसके बाद अपन बात करते हैं सन 1882 का हंटर आयोग। देखिए विद्यार्थियों, वुड घोषणा पत्र में लगभग 1882 में बालिकाओं के लिए 2600 प्राथमिक विद्यालय और 81 माध्यमिक विद्यालय और 15 शिक्षण संस्था और एक महाविद्यालय की स्थापना की। वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य था। उसके बाद जैसे ही दूसरा सन 1882 में हंटर आयोग लागू हुआ, हंटर आयोग में भी महिला शिक्षा और बालिका शिक्षाओं का उद्धार के लिए विशेष भूमिका निभाई गई थी। उसका उद्देश्य था कि महिलाओं को शिक्षा से जोड़ा जाए और जोड़ने के साथ साथ अधिक से अधिक
उनके साथ ऐसा शैक्षिक वातावरण तैयार किया जाए जिससे महिला जनजागृति प्राप्त हो। तो ये थे वुड घोषणा पत्र, हंटर आयोग और इससे संबंधित कई प्रकार के विद्यालय से संबंधित शिक्षा का प्रदर्शन।